एनटीजी मतलब होता है नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरिन इंजेक्शन फॉर्म में आता है। इसका 3 जगह पे यूज होता है। पहला एस्केलेटेड हाइपरटेंशन, दूसरा एलबीएस, तीसरा इमरजेंसी एंटी हाइपरटेंशन। एस्केलेटेड हाइपरटेंशन मतलब जब किसी पेशेंट का बीपी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ठीक है। पेशेंट को नॉर्मली बीपी रहता है, आप किसी भी कंडीशन में एकदम से बहुत ज्यादा है, नॉर्मली पेशेंट का बीपी अगर 100/60 होता है, एकदम से वो 180 तक पहुंच गया हो, एकदम से एस्केलेटेड हाइपरटेंशन मतलब बहुत एकदम से बढ़ गया हो, उसको अपन को तुरंत कम करना हो तब हो। जब किसी पेशेंट को प्री ऑप में लेते हैं, प्री ऑप में है, प्री ऑप में कोई पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर इंट्रा ऑप पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, उस कंडीशन को कम करना हो, तुरंत कम करना हो, तब उसके लिए यूज करते हैं। दूसरा होगा एलवीएस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के 3 साइन होते हैं। पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है और पेशेंट को बायलेटरल बेसल क्रेप्स आ रहा है। ये 3 कंडीशन है। ये 3 कंडीशन में क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं कि उस पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। इस कंडीशन में आपको एंटीजी यूज करते हैं। तीसरा होता है इमरजेंसी एंटी हाइपरटेंसिव। जब पेशेंट को बहुत ज्यादा बीपी है, बीपी 250 240 से ऊपर सिस्टोलिक चला गया है, उसको अपन को एकदम से कम करना तो अपन एंटीजी का यूज करते हैं। तो मेनली 3 ही एंटीजी की यूज है। अब एंटीजी यूज करते कैसे हैं? सबसे पहला, किसी भी पेशेंट को एंटीजी यूज करते हैं तो एंटीजी हमेशा इंफ्यूजन पंप में ही यूज करते हैं। सर ये एंटीजी तो वैसोडायलेटर होता है, प्रीलोड कम करता है और वासोडायलेटर है। हार्ट का प्रीलोड कम करता है हार्ट का। तो इंफ्यूजन पंप में ही यूज करना है इसको। ये रूल ऑफ थंब है। इंफ्यूजन पंप में आप 50 ml एनएस में आप 50 ml वाली सिरिंज है, उसमें आप एक एंटीजी डाल के उसको आप डोज टाइट्रेट कर सकते हो। जब भी एंटीजी किसी को दे रहे हैं, हमेशा इसको मॉनिटर लगा के रखना है और मॉनिटर लगा के रखने के बाद 5 मिनट एटलीस्ट सेट करना है इसको। ये नहीं किसी को एंटीजी लगा है, एंटीजी लगा के अपने छोड़ दिया, उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहा बीपी। एंटीजी से सडन बीपी भी फॉल होता है, इसलिए उसका हर 5 मिनट में बीपी सेट करके रखना है और उसको मॉनिटर पे लगा के रखना है। एंटीजी का साइड इफेक्ट यही है। साइड इफेक्ट इसको सडन बीपी फॉल हो सकता है, बीपी फॉल हो सकता है। और पेशेंट का बीपी अगर 120/70 है, इससे नीचे आ जाता है तो एंटीजी बंद कर देते हैं। इससे नीचे एंटीजी नहीं देते। तो मेनली एंटीजी लगाने के पहले क्या क्या सावधानी रखनी है? पहला, इसको इंफ्यूजन पंप में देना है, उसके हिसाब से डोज टाइट्रेट करना है, मॉनिटर लगा के रखना है। एटलीस्ट हर 5 मिनट में उसका बीपी चेक होना चाहिए। बीपी अगर 120/70 से नीचे आ गया है तो एंटीजी स्टॉप कर देना है। ठीक, इंडिकेशन हमने बताई दिए हैं। सर एंटीजी का डोज, एंटीजी का डोज थोड़ी होता है, एंटीजी का डोज आपको टाइट्रेट करना पड़ता है। एंटीजी का डोज आप सेट कर दो, आप कितने पे हैं। इनिशियली अपन सेट कर देते हैं 2 ml पर आवर पे, 2 ml पर आवर पे, लेकिन वो डिपेंड करता है पेशेंट का बीपी कितना है। बहुत ज़्यादा बीपी है, 250 से बीपी आ रहा है तो 5 ml पर आवर पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे उसको टाइट्रेट कर देते हैं। दूसरा, ये बीपी के लिए एक और एंटी हाइपरटेंसिव दवा होती है लोबेटालॉल। तो इमरजेंसी बीपी कम करना है। बीपी कम करने के लिए पेशेंट अगर अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब पेशेंट ओरली नहीं ले सकता है, तो इंजेक्टेबल से अपने पास 3 ऑप्शन है। एक है एंटीजी, एक है लोबेटालॉल, एक इंजेक्शन एनालाप्रिल। एक इंजेक्शन एनालाप्रिल नहीं यूज करते क्योंकि इंजेक्शन एनालाप्रिल डायरेक्ट देते हैं और उससे सडन बीपी फॉलो हो जाता है। एक बार देने के बाद अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको कम करने का, इसलिए एनालाप्रिल नहीं देते। इसके अलावा सिर्फ एंटीजी देते हैं और उसके अलावा लोबेटालॉल देते हैं। लोबेटालॉल का डोज कितना होता है? 20 मिलीग्राम पर 4 ml है, 4 ml। वो एक एम्पूल होता है, उसको 20 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, उसको आप 20 मिलीग्राम दे दो। 20 मिलीग्राम देने के बाद हर 10 मिनट में उसका बीपी सेट करके रखो। बीपी अगर 10-20-30 सेकंड तक, 20 मिनट तक नहीं बीपी कम होता है, उसके बाद आप रीलोड भी कर सकते हो और भी कर सकते हो 20 लगातार। इसके लिए लोबेटालॉल की डोज में सिर्फ एक ही चीज देखनी पड़ती है, पेशेंट का पल्स रेट बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। पल्स रेट अगर लेस देन 60 है तो फिर लोबेटालॉल नहीं देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर है, पल्स और कम कर देता है। तो लोबेटालॉल के यूज में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम से बीपी फॉल नहीं करता वो। लेकिन इमरजेंसी बीपी कंट्रोल करना हो तो एक अच्छी मेडिकेशन है वो। तो आते हैं इंजेक्शन नॉन एड्रेनलिन। नॉन एड्रेनलिन आजकल मोस्ट कॉमनली यूज आइनोट्रोपिक एजेंट है।
मोस्ट कॉमनली यूज करता है। किसी भी पेशेंट का अगर बीपी कम है, बीपी अपन को बढ़ाना है, तो आज की डेट में लोकल लेवल से लेकर हाई लेवल तक सिर्फ यही इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, नॉन एड्रेनलिन यूज कर सकते हैं। इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं देते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट है, मतलब बीपी बढ़ाना है। पेशेंट के किसी भी कंडीशन बीपी कम हो गया है, एनीथिंग, मतलब उसका कुछ है नहीं, अनटिल अनलेस उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ना हुआ हो। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब पेशेंट का वॉल्यूम लॉस ना हो रहा हो। वॉल्यूम लॉस मतलब फ्लूइड लॉस हो रहा है, पेशेंट को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उसका ट्रीटमेंट तो आपको फ्लूइड ही देना पड़ेगा। और आइसोवॉल्यूमिक और हाइपरवॉल्यूमिक, इन दोनों कंडीशन में, या फिर सेप्टिक शॉक हो, किसी भी तरीके इन तीनों टाइप के शॉक है, उसमें आपको नॉरएड्रेनालिन यूज करना रहता है। हमेशा इसको इन्फ्यूजन पंप में ही देते हैं, इसको भी कभी भी डायरेक्ट तो आज तक किसी लगाया ही नहीं है, सिर्फ इन्फ्यूजन पंप में देते हैं। इन्फ्यूजन पंप में भी आपको 50 ml NS में डाल लो, 50 ml NS में डालने के बाद उसका डोज टाइट्रेट करते रहो। जैसे जैसे बीपी है, बीपी अगर बहुत कम है तो उसको 10 पे चालू कर सकते हैं, उससे 5 पे, या फिर जैसे जैसे बीपी बढ़ता रहे उसके हिसाब से आप टाइट्रेट कर लो। उसका कोई ऐसा डोज फिक्स नहीं है। इसका पल्स को क्या करेंगे? टैकीकार्डिया कराता है। टैकीकार्डिया और अरिथमिया इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। तो अगर किसी को नॉरेड स्टार्ट कर रहा हो तो उसके पहले उसका बेसिक ईसीजी होना चाहिए आपके पास, उसको अरिथमिया तो नहीं हो रहा है। किसी को सर ऑलरेडी 100 पे है, अगर पल्स उसका देना तो है ही उसको टैकीकार्डिया, लेकिन उसका बीच बीच में कार्डियक मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। पेशेंट अरिथमिया में जा सकता है, पेशेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जा सकता है नॉरेड देते हुए। तो किसी भी पेशेंट को अगर नॉरेड चला रहे हो तो उसकी आपको कार्डियक मॉनिटरिंग भी करनी है, तो कार्डियक मॉनिटरिंग भी लगा के रखना है उसको, पेशेंट एक्यूट अरिथमिया में तो नहीं चले जाएंगे। तो ये था जो तीसरा आता है एड्रेनलिन। अगर टैकीकार्डिया की उसमें बन रही है स्थिति, तो अपन उसके साथ नॉरेड के साथ कुछ कार्ड्रॉन वगैरह चालू करना पड़ेगा? नहीं, जब तक अरिथमिया नहीं आ रहा, अगर अरिथमिया आ रहा है तो चालू करेंगे कोलेराडोन। तो अरिथमिया देखने के लिए कार्डियक मॉनिटरिंग तो लगाना है। अगर उसको मल्टीपल एक्टोपिक्स आ रहे हैं उस कंडीशन में अपन को लगाना पड़ेगा कार्ड्रॉन। अब आते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का यूज बहुत सारे होते हैं। मोस्ट कॉमन है उसका आइनोट्रोपिक, दूसरा आता है उसको कार्डियक अरेस्ट में, तीसरा आता है एंटी एलर्जिक एक्शन, और तीसरा चौथा एक होता है मसल रिलैक्सेंट होता है। आइनोट्रोपिक एजेंट, इसको इन्फ्यूजन में जैसे आप नॉरेड यूज करते हैं वैसे इसको एड्रेनलिन भी यूज कर सकते हैं नॉरेड इन्फ्यूजन में, लेकिन एड्रेनलिन से अरिथमिया ज्यादा होता है नॉरेड के अपेक्षा, इसलिए एड्रेनलिन को इन्फ्यूजन में आजकल नहीं देते हैं, सिर्फ अपन नॉरेड देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का बीपी नॉरेड से भी नहीं बढ़ता है तब उसको एड्रेनलिन इन्फ्यूजन भी चालू कर सकते हैं। एड्रेनलिन का पर्थ है, एड्रेनलिन आईवी कभी नहीं देते डायरेक्ट आईवी एड्रेनलिन सिर्फ एक ही कंडीशन में दिया जाता है, जब पेशेंट को अरेस्ट हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उसको सीपीआर कर रहा है, अपन सीपीआर के दौरान इसको आईवी देते हैं। इंट्राकार्डियक कोई भी मेडिकेशन ऑब्सोलीट हो चुकी है, इंट्राकार्डियक कोई भी मेडिसिन नहीं देते। इंट्राकार्डियक मेडिसिन कोई भी देना है उसका सिर्फ एक ही इंडिकेशन होता है, जब आपको आईवी वीनस एक्सेस मिल ही नहीं रहा है तब एक कंडीशन होती है कि इंट्राकार्डियक दे दो। इंट्राकार्डियक देने के लिए भी आपके पास जो सिरिंज है वो लंबर पंचर निडल होनी चाहिए। नॉर्मल जो निडल होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है, वो हार्ट तक पहुंच नहीं पाती है। तो अगर किसी पेशेंट को इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देना है तो उसका एक ही इंडिकेशन होता है, जब पेशेंट को वीनस एक्सेस नहीं मिल रहा हो किसी भी कंडीशन में, तब आप लगा सकते हो, नहीं तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन आजकल नहीं लगाते हैं। तो अपने पास आईवी इंजेक्शन, आईवी एड्रेनलिन सिर्फ तभी लगाना है डायरेक्ट जब पेशेंट अरेस्ट हो चुका है, पेशेंट का सीपीआर कर रहा है, इसके अलावा आईवी नहीं देते। दूसरे रूट है आईएम और सबक्यूटेनियस। आईएम और सबक्यूटेनियस, कोई भी सीवियर एलर्जी है, सीवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एनी मेडिकेशन, कोई भी आप पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट को आपने इंजेक्शन लगाया, पेशेंट तुरंत शॉक में चला गया, ठीक है, तुरंत सीवियर रिएक्शन हो गई। सीवियर रिएक्शन कौन कौन सी मेडिकेशन से हो सकती है? इंजेक्शन आप लगाते हो एएसडी, उससे रिएक्शन हो सकती है। इंजेक्शन लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सिफ्लॉक्सासिन और जितनी भी हायर एंटीबायोटिक्स हैं उससे हो सकती है। वैक्सीन से भी हो सकती है। कोई भी सीवियर रिएक्शन हो, एक्यूट सीवियर रिएक्शन हो, जो कि तुरंत पेशेंट को पूरे बॉडी में रैशेस आ गए हैं, पेशेंट शॉक में जा रहा है, उस ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इन 3 कंडीशन में पेशेंट को आईएम या सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन देना है। ये ध्यान रखना, आईवी एड्रेनलिन कभी नहीं देते, सिर्फ सीपीआर में ही देते हैं जब पेशेंट को अरेस्ट हो चुका है। आईएम या सबक्यूट दे सकते हैं। आईएम या सबक्यूट एड्रेनलिन देने के लिए आपको किसी से परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएम या सबक्यूट आप सेफली दे सकते हो, उससे कोई पेशेंट को कुछ नहीं होगा।
अननोन वाइट अननोन वाइट रिएक्शन होनी चाहिए, पेशेंट को रिएक्शन का साइन होना चाहिए। सिम्प्टोमेटिक। हाँ, रिएक्शन तो हो, और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी, एटू ब्रोंकोस्पाज़म हो जाएगा, उसके लिए रिलैक्सेशन का भी काम करता है वो। तो एड्रेनलिन का भी साइड इफेक्ट यही है, पेशेंट को अरिथमिया होता है, पाल्पिटेशन होता है, लगाने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराहट की कंप्लेंट कर सकता है। तो किसी पेशेंट को अगर लगा रहे हो एड्रेनलिन आईएम में सबक्यूट भी लगा रहा है तो उसके साथ आपको मॉनिटर अटैच करना पड़ता है। लगा दो मॉनिटर लगा दो, कोई अरिथमिया तो नहीं हो रहा वो चेक करने के लिए। सर इसका कुछ मैक्सिमम डोज वगैरह है क्या? जो एंटी एलर्जी डोज है वो तो स्टेट डोज बस होता है, इसके अलावा होता नहीं है। बाकी जो सीपीआर है, सीपीआर में तो आप दे सकते हो 3 शॉट तक, सीपीआर में कोई डोज तो है नहीं। एट्रोपिन एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या होता है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ये पेशेंट को मेनली जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए करती है। जो वासोवेगल शॉक है उसको कम करती है। वासोवेगल मतलब पेशेंट में जो वेगल टोन है, वेगल टोन कोलिनर्जिक होती है। कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक समझते हो? हैं? बॉडी में 2 टाइप के हार्मोन्स रहते हैं, एक होते हैं जो बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ाते हैं, दूसरे जो बॉडी की एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो उसको जो कम कर देते हैं उसको एक वासोवेगल है, वेगल टोन होती है। जो वेगल टोन मतलब बॉडी को रिलैक्स कर देती है ना, बॉडी को रिलैक्स करती है। और अपन जो एक फ्लाइट वाले एरिया, फ्लाइट फियर फ्लाइट, जिसमें आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कह सकते हैं। सिंपैथेटिक जो सर्कुलेशन है ये जो है, पैरासिम्पैथेटिक सर्कुलेशन जब आप बॉडी में बढ़ जाता है एकदम से, तब बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होके शॉक में, वासोवेगल शॉक में जा सकती है। तो पैरासिम्पैथेटिक सर्कुलेशन जब बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, पेशेंट को शॉक में ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन ऐसी कंडीशन हो जाती है, उसमें दिया जाता है एट्रोपिन। एंटीकोलिनर्जिक है, ये क्या करेगा? बॉडी में सिंपैथेटिक सर्कुलेशन और बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम कर देगा। तो इसके इंडिकेशन ये हैं, पहला तो पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट लेस देन 40 आ रही है। इस कंडीशन में आप दे सकते हो डायरेक्ट पेशेंट को प्री ऑपरेटिव देते हो। प्री ऑप ये सिक्रीशंस, बॉडी के सिक्रीशंस सब कम कर देता है। प्री ऑप देते हैं जिससे कि उसको एस्पिरेशन के चांसेस बहुत कम हो। तीसरा, इसको इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। इन्फ्यूजन में पेशेंट को लिखा है कि पेशेंट की कंटिन्यूसली हार्ट रेट कमी चल रही है, पेशेंट को कंटिन्यूसली अपन को मॉनिटरिंग की जरूरत है, तब अपन इसको इन्फ्यूजन में है 2 या 3 एम्पूल एट्रोपिन की एक एनएस में डाल के उसको इन्फ्यूजन में दे सकते हैं, कंटिन्यूसली स्लो इन्फ्यूजन में, या फिर इन्फ्यूजन पंप से भी दे सकते हैं कि पेशेंट को एक मेंटेन हार्ट रेट मिलती रहे, ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया ना हो। चौथा होगा हार्ट ब्लॉक में, पेशेंट को किसी तरह का हार्ट ब्लॉक हो रहा है। अब हार्ट ब्लॉक अलग अलग टाइप के होते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इन कंडीशन में पेशेंट को अगर ब्रेडिकार्डिया ज़्यादा हो रहा है तो अपन दे सकते हैं उसको एट्रोपिन। इसके अलावा पांचवा है अपन को रेसिस्टेशन के टाइम पे देते हैं। जब आप पेशेंट को अरेस्ट होता है, अरेस्ट में भी आपको पैरासिम्पैथेटिक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्लॉक में कंडीशन तो कंडक्शन जा ही नहीं रहा है, ऐसे नोक से आने ब्लॉक को ये वर्क करता है उसमें, थोड़ा बहुत वर्क करता है, बाकी बहुत ज़्यादा करना तो नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अपन फिर भी देते हैं। इसमें हालांकि आइसोप्रेनालिन है ना, वो देते हैं ब्लॉक अगर पेशेंट को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आता है। लेकिन एट्रोपिन देने से रिस्पॉन्स आता है, ब्रेडिकार्डिया होने लगता है। एक होता है ब्रेडी इंड्यूस अरिथमिया, उसमें देते हैं एट्रोपिन, बताया था हमने एक बार। ब्रेडी इंड्यूस अरिथमिया, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट को अरिथमिया आने लगते हैं, उस कंडीशन में भी उसको देते हैं एट्रोपिन दिया तो ठीक आ गया। और कौन सी मेडिकेशन है? बहुत सारी सोडा बाइकार्ब है, सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्बोनेट है। सोडा बाइकार्बोनेट कब देते हैं? पेशेंट को पहला मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, दूसरा हाइपरकैलेमिया। दो कंडीशन है जिसमें अपन को सोडा बाइकार्ब यूज कर सकते हैं। एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो डायग्नोस सिर्फ एबीजी में होती है, लेकिन क्लिनिकली भी अपन देखते हैं। क्लिनिकली पेशेंट कोई सीवियर पेशेंट हो, सीवियर हो, मल्टीपल उसको प्रॉब्लम्स हो, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है और पेशेंट को एसिडोटिक ब्रीदिंग होती है, लंबी लंबी सांस जिस लेता है ना, एसिडोटिक ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, कॉस्मोल ब्रीदिंग है, उसके बारे में पढ़ना।
किसी पेशेंट को अगर कॉस्मोल ब्लीडिंग हो रही है और साथ में पेशेंट मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर का हो रहा है तो अपन विदाउट एबीजी के भी सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं। क्लिनिकली अपन डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है तो सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं जब तक पेशेंट डिस्ट्रिक्ट है। कई पेशेंट जो अपने पास आते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, जो मल्टी सिस्टम वाले डिसऑर्डर हैं, LVF वाले होते हैं, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा एक्सर्वेशन आके आते हैं, चाहे वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, इन तीनों कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आती है। क्लिनिकली आप डायग्नोज कर सकते हो कि आप उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और सोडा बाइकार्ब दे सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। तो दूसरा हाइपरकैलेमिया होता है, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो पोटेशियम लेवल को थोड़े टाइम के लिए कम करने के लिए सोडा बाइकार्ब देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अपन ब्लाइंडली दे सकते हैं और अगर नॉर्मल पेशेंट को भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा उसको। डोपामिन डोपामिन का काम होता है जो वेसल्स हैं, पेरिफेरल वेसल्स, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना। डोपामिन का काम होता है हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ाना। तो डोपामिन का काम एक तरीके से आइनोट्रोपिक एजेंट का काम होता है। आइनोट्रोपिक एजेंट में आजकल इसका यूज बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, क्योंकि जब से नॉरएड्रेनालिन आया है डोपामिन का काम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो आइनोट्रोपिक एजेंट में तो इसका अपन काम बंद नहीं कर देते हैं। इसका एक दूसरा काम भी होता है, एक लो डोज डोपामिन होता है, वो रीनल डोज बोलते हैं। रीनल डोज जो एक पेशेंट है ये क्या करता है, बाकी जगह का वॉसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। इससे क्या है कि जो किडनी की ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उसमें क्या है, पेशेंट ARF में जो होता है ना, ARF रिस्पॉन्स नहीं करता, उसमें अपन लो डोज डोपामिन देते हैं। बहुत लो डोज है, आप 50 ml में एक डोपामिन डाल के उसको 1 ml पे स्टार्ट कर दो। पेशेंट का BP बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा है, पेशेंट का रीनल डोज कहलाता है इसको। रीनल डोज में पेशेंट को ARF से रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो लो डोज डोपामिन देते हैं। आइनोट्रोपिक के लिए आजकल यूज करते नहीं है इसको, तो इसको हटाई दें। दो विटामिन का यूज जरूर करते हैं। पेशेंट अगर पेशेंट एक्यूट MI का पेशेंट हो या एक्यूट LVF का पेशेंट हो, इसकी अगर हार्ट रेट लेस देन 100 आ रही है तो अपन दो विटामिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ा देता है। तो पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट रेट अगर 100 से ऊपर है तो उसका यूज नहीं करते, लेकिन हार्ट रेट 100 से कम है तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। आइनोट्रोपिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, LVF के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके जगह से नॉरेट भी यूज कर सकते हैं। नॉरेट में ये है, नॉरेट जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ही बताता हूँ, तो पूरे बॉडी में ही वॉसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। ये सिर्फ एक्यूट MI वाले पेशेंट में यूज कर सकते हैं। एक्यूट MI या फिर एक वो होता है, नॉर्मली अपन को देखना है कि पेशेंट की वायबिलिटी, समझते हो, हार्ट जो बेस्ट, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है हार्ट का, 3 अपनी आर्टरी हो गई, LAD, RCA, LCA, इसमें अपन को देखना है क्या, नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी होती है। एक होता है डोविटामिन स्ट्रेस इको, इसमें क्या करते हैं अपन, डोविटामिन का इन्फ्यूजन चालू कर देते हैं और पेशेंट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़वाते हैं, एक्टिविटी हार्ट की बढ़ाते हैं, हार्ट रेट बढ़वाते हैं। तो पहले नॉर्मल इको करते हैं, उसके बाद डोविटामिन चालू करते हैं, उसके बाद फिर से इको करते हैं। उसमें देखते हैं कि कोई हाइपोकाइनेसिया तो नहीं आ रहा है किसी वॉल में, तो उसको डोविटामिन स्ट्रेस इको बोलते हैं। ये आगे TMT जैसा होता है, इस इक्विवेलेंट टू TMT होता है डोविटामिन स्ट्रेस इको। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो एंजियोग्राफी का इंडिकेशन है। इसको भी डोविटामिन को भी देते हैं ऐसे ही है, इन्फ्यूजन पंप में देंगे और टाइट्रेट डोज करते रहेंगे उसके हिसाब से। डोविटामिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, पेशेंट को बहुत टैकीकार्डिया होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता पेशेंट, बहुत लो डोज ही टॉलरेट कर पाता है। और बताओ, एंटी तो बढ़ा दिया, कार्डरोन देखते हैं। कार्डरोन भी कभी भी डायरेक्ट नहीं देते आएगी, इसका कार्डरोन का डोज जो होता है, कार्डरोन अरिथमिया में देते हैं, एक्यूट अरिथमिया हो या फिर क्रोनिक अरिथमिया हो। इंजेक्टेबल ड्रग्स तो एक्यूट अरिथमिया में देते हैं, क्रोनिक अरिथमिया के लिए तो अपन ओरल ड्रग्स यूज करते हैं। तो इंजेक्टेबल एक्यूट अरिथमिया में देते हैं ड्रग्स, VT, VF, SVT तीनों में देते हैं। डोज कैसा होता है इसका, 150 मिलीग्राम पर 15 मिलीग्राम पर मिनट इंटू 10 मिनट, उसके बाद 1 मिलीग्राम पर मिनट इंटू 6 आवर, उसके बाद 0.5 मिलीग्राम पर मिनट इंटू 24 आवर। ये इसका डोज होता है। अब इसकी जो एक वाइल होती है, एक वाइल में होता है 150 मिलीग्राम कार्डोन में, तो 150 मिलीग्राम आपको देना है
कितने 15 मिलीग्राम पर मिनट से। तो जो पहला एम्प्यूल देते हैं ये लोडिंग डोज होता है। लोडिंग डोज आपको देना है 10 मिनट में। 15 मिलीग्राम का 15 मिलीग्राम पर मिनट में देना है 150 मिलीग्राम में, तो 10 मिनट ही होगा, है ना। 10 मिनट में आपको देना रहेगा उसको। 10 मिनट में देना है तो उसको इन्फ्यूजन पंप में दे सकते हो या फिर एक 100 ml NS में दे सकते हो। लेकिन 100 ml NS में देखोगे तो 10 मिनट सेट नहीं होंगे। सबसे अच्छा है कि आप तो इसको आप 10 या 10 ml की एक सिरिंज है, 10 ml की सिरिंज में भर लो या 20 ml की सिरिंज में भर लो और उसको सेट कर दो इन्फ्यूजन पंप में 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में पूरा चले जाएगा। या तो फिर एक सिरिंज में भर के खुद ही आप 10 मिनट तक लगाते रहो तो 10 मिनट टाइम खराब होगा, वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करोगे 1 मिलीग्राम पर मिनट के हिसाब से सेट कर दोगे आगे 6 घंटे के लिए। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हो सेट करने के लिए 2 एम्प्यूल लगाओ, 2 एम्प्यूल में क्या हो जाएंगे 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम और 300 मिनट में कितने घंटे हुए 5 घंटे। 5 घंटे के हिसाब से ऑलमोस्ट सेट कर दो। आपको 2 एम्प्यूल डाल दो 50 ml NS में और उसको कितने पे चालू कर दोगे 10 ml पर आवर पे, तो 5 घंटे तक चले जाएगा। तो फिर 1 मिलीग्राम पर मिनट के अगले 6 घंटे तक हुआ है। तो उसके बाद ऐसे ही बना के उसको 5 ml पे सेट कर दो। समझ गए। कार्डियक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है एक्यूट कार्डियक अरेस्ट। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है एक्यूट अरेस्ट आ सकता है उसको। तो इसलिए कार्डोन भी किसी पेशेंट को दे रहा है तो उसको कार्डियक मॉनिटर लगा के रखना है, डिफिप लगा के रखना है, अरेस्ट आ सकता है उसको। और सिरिंज देते हो उसको, सिरिंज इसलिए भी नहीं देते आप उसको, सिरिंज से इन्फ्यूजन पंप पे इसलिए देते हैं अगर एकदम से आपने कार्डोन दे दिया तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट ही हो जाएगा, इसलिए उसको कभी नहीं देते। तुरंत उसके पास कार्डोन देते हुए 10 मिनट तक आपको उसके पास ही रहना है। अगर पेशेंट को अरेस्ट हुआ तुरंत CPR चालू करना पड़ेगा। किसी भी पेशेंट को कार्डोन दे रहा हो तो ये नहीं कि आपने कार्डोन इन्फ्यूजन लगाया और चले गए कोई दूसरे पेशेंट को देखने। जब तक आपको 10 मिनट नहीं हो जाते कार्डोन नहीं चलाना। पहला कार्डोन ठीक है, दूसरा कार्डोन दे रहा हो ठीक, जब पहले जो 10 मिनट है तब तक आपको पेशेंट के आजू बाजू रहना है और उसको मॉनिटर लगा के रखना है। पेशेंट कभी भी कार्डियक अरेस्ट में आ सकता है, तुरंत आपको CPR स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। डिल्टियाजैम है ये जो है ऐसे नोड की एक्टिविटी, जो हार्ट से जो ऐसे नोड चलता है उसकी एक्टिविटी कम कर देता है। इसलिए इसका इंजेक्शन है 5 ml का इंजेक्शन आता है। बॉडी वेट के हिसाब से अगर पेशेंट अच्छा खासा बॉडी वेट है तो उसको पूरा 5 ml देते हैं, नहीं तो 3 ml दे देते हैं। 3 ml IV डायरेक्ट देते हैं। तो एक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर टैक्सीकार्डिया या फिर किसी भी कारण से बहुत ज्यादा हार्ट रेट है उसको अपन को कम करना है, उसके लिए देते हैं। डायरेक्ट IV पुश कर देते हैं। इसका बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रेडिकार्डिया नहीं होता इसमें। तो एक बार देने के बाद बहुत ज्यादा एकदम से ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं करती। लेकिन फिर भी इसको दे रहे हो तो आपको पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर रख के रखना है। सेरेनिस फेनार्गन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। सेरेनिस फेनार्गन IM देते हैं, सबको पता है। और IV उसको कभी भी डायरेक्ट नहीं देते। IV डायरेक्ट देने से पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है ना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है। तो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज वाले पेशेंट को ज़्यादा कुछ नहीं देना रहता है। कोई एक्यूट साइकोसिस वाले पेशेंटों को ज़्यादातर देते हैं। एक्यूट साइकोसिस कोई भी कंडीशन हो उसमें सेरेनिस फेनार्गन देते हैं। डायज़ोपाम का डोज इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी देते हैं। प्री ऑपरेटिव या फिर पेशेंट को इंट्राऑप में अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा थोड़ा सरेट करना हो तो भी डायज़ोपाम दे सकते हैं। डायज़ोपाम देने के पहले आपको मॉनिटरिंग में देखना चाहिए कि उसका रेस्पिरेटर ठीक है कि नहीं। पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव देखनी है, पेशेंट को ब्रेथ तो नहीं आ रहा है, एस्पिरेटर नॉर्मल है कि नहीं, उसी कंडीशन में देना है डायज़ोपाम भी। LMWX हेपेरिन तो सभी को दे रहे हैं। LMWX के बारे में बाकी चीज़ें तो सब ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखो कि पेशेंट को दे रहे हो तो आप पेशेंट को सबक्यूट जाए। पेशेंट को ना तो इंट्राडर्मल आना चाहिए ना इंट्रामस्कुलर जाना चाहिए, उसका रूट में थोड़ी दिक्कत होती है। पेशेंट को दे रहा हो इजीली आप उसको सबक्यूटेनियस स्पेस है उसको आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके उसको वहीं स्पेस में दो। साइड इफेक्ट उसका पता ही है, एक तो पेशेंट को अगर किडनी इंजरी है तब नहीं देते हैं, और दूसरा पेशेंट को ऑलरेडी कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो। LMWX देने के पहले हर पेशेंट से पूछना है कहीं से खून तो नहीं जा रहा, ठीक है। अगर कहीं से खून जा रहा हो तो LMWX नहीं देते हैं। एक पेशेंट आया था अपने पास वो अल्ट्रासेंसोरियम में जिसको CL दिया था,
दिया था एक दूसरा वाला हाँ डिसलेक्टोलीनिया, हाँ उसका मतलब इंडिकेशन कुछ है कॉन्ट्राइंडिकेशन? 3% NaCl का 3% NaCl का इंडिकेशन का सोडियम लेवल पे डिपेंड करता है। वो तो क्लिनिकली देखना पड़ेगा फिर। 3% NaCl का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस स्लोली देते हैं। इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि पेशेंट का सोडियम बहुत ज़्यादा कम है, सोडियम जो है 110 से भी कम है, उसको एकदम से करेक्ट नहीं करते हैं। एकदम से करेक्ट करने में सोडियम में पेशेंट को एनकेफेलोपैथी भी जा सकता है। तो सोडियम करेक्शन हमेशा स्लोली किया जाता है, इसलिए अपन उसको जो 3% NaCl 3 से 4 आवर में देते हैं और बहुत ज़्यादा रैपिड कभी नहीं देते हैं। तो अगर पेशेंट का सोडियम 120 से ऊपर है तब तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, उसको डायरेक्ट भी करेक्ट कर दो। लेकिन सीवियर हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट को एकदम से सोडियम करेक्ट नहीं करते हैं। नॉर्मल है तो मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं। नॉर्मल में कोई भी दे दोगे तो कोई साइड क्लिनिकली अगर अपन को दिख रहा था टेस्ट नहीं हो पा रहा तो दे सकते हैं उसको। क्लिनिकली कोई सोडियम नहीं दे सकते आप। नहीं दे सकते। हाइपोनेट्रीमिया में कोई ECG में कोई चेंजेस नहीं आते। हाइपोनेट्रीमिया में क्लिनिकली कैसे देख लोगे आप कि सोडियम लग रहा है कि अल्ट्रासेंसिटिव नहीं नहीं होता। सोडियम बिना सोडियम की रिपोर्ट कोई देते हैं।